तो सर्वोच्च न्यायालय के हम एमसीक्यू करेंगे। यह आया था 2023 में, प्रश्न आया था यूआरओ में। सर्वोच्च न्यायालय का जो एमसीक्यू है 2024 में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जिसके लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, वहाँ से आया था प्रश्न। ये भी जो सुप्रीम कोर्ट से आया था प्रश्न तो, लेकिन आया इस एग्ज़ाम में था। आरएस परी जिसने 2021 वाला दिया था ना, वहाँ प्रश्न इनका क्रम पूछा गया था। मैं क्रम भी बताऊंगी आज। मैं 50वीं से लगा के 53 तक बता दूंगी क्रम। ये फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, वहाँ आया। जेएलओ के 2023 में आया। यह आया था रीट 2022 में आया था। लेवल फर्स्ट सेकंड लेवल में आया था, देख लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेकंड लेवल में है, तो ये रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, और आरएस परी मेन सब में है। तो दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो मौलिक है। किसका है? जो ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये देख सकते हो, ये है मौलिक। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय का मूल प्रारंभिक अधिकार, जो भाग 1 भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न भाग 2 भारत संघ व कोई एक राज्य या अनेक राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, ये सब उच्चतम न्यायालय है ना, उसका मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ना। क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है वो भी पूरा बताऊंगी मैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, इस तरह के मामलों को सुलझाता है सुप्रीम कोर्ट। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया? तो ये कौन थे? अभी कल मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, लेकिन उसकी क्लियरिटी अच्छी नहीं है। तो कौन थे जिनका जो दिया था? तो सौमित्र सेन थे। कौन थे? सौमित्र सेन। सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। ये 2011 का मामला था। मैंने रामास्वामी का भी बताया था, इसका सौमित्र सेन का भी बताया था। 4 या 5 ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने किसी ने त्यागपत्र दे दिया। एक ऐसे न्यायाधीश थे जो जांच में बिल्कुल निर्दोष साबित हुए थे। वो कौन से थे आपको बताना है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये आप देखोगे तो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ 18 अगस्त 2011 को राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया, किंतु अपने बचाव से के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यह देखो रीट वही 2022 वाली रीट है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आया था। L2 जो है ना, लेवल सेकंड जो SST लेवल है, वहाँ से। भारत के उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में, यानी कि परामर्श करने की? तो 143 अनुच्छेद है, वहाँ अब उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने से राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान में है ना। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो 143 में जब ये वाद आए थे ना, सुप्रीम कोर्ट के 3 वाद आए थे। SP गुप्ता वाद जो 1982 में आया था, एक आया था 1998 में आया था, एक आया था 1993 में। तो 93 वाला था, 1982 वाला था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह आप बाध्य नहीं हो उसको मानने के लिए, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। मैंने पढ़ाया हुआ है नियुक्ति के संबंध में। लेकिन जब 1993 वाला जो वाद आया, वहाँ पर क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश, जहाँ आप मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हो, तो जो पहले से मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेना बाध्यकारी है, यानी कि उनकी सलाह के बिना आप उसे नियुक्त नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ 2 अन्य न्यायाधीश भी होने चाहिए। कितने? 2 नहीं, 4 होने चाहिए। पहले 2 थे, अभी 4 होने चाहिए। नहीं, 2 ही थे, 4 हो गए। 98 वाले जो 2014 में आया था, 98 वाला, वहाँ आपको कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश, उनकी आवश्यकता। अगर 2 न्यायाधीश भी खिलाफ हैं तो आप नहीं नियुक्त कर सकते मुख्य न्यायाधीश को। तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आपको 4 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की सहमति या सलाह बहुत ज़रूरी है, फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्ति देंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवादों और उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति को अधिकार है। 143 न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर है। वो परामर्श तो दे सकता है न्यायालय, लेकिन राष्ट्रपति अपने जो मांग दे या न माने वो राष्ट्रपति की मर्जी है ना। जिस तरह से जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस्तीफा देते हैं ना, प्रोटेम स्पीकर या जो भी सभापति है, लोक सभापति जो भी है जिसको देते हैं ना, वो स्वीकार करे या न करे वो उनकी मर्जी है ना। एक बार इस्तीफा दिया था तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया था, वो मैंने कहा पढ़ाया हुआ है आपको। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद से प्रतिवेदित है? ये भी रीट लो आया था, मूल संविधान का।
तो मूल संरचना का जो है ना, न्यायपालिका किस वाद में प्रतिनिधि थे? दो में, केशवानंद भारती में, है ना। क्योंकि इन्होंने कहा मूल संरचना का सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन मौजूदा में जो संविधान संशोधन है, संशोधन कर सकते हैं, नया अनुच्छेद जोड़ सकते हैं। जहां हम संविधान में संशोधनों में हम देखते हैं ना, अनुच्छेद 43 143 का, जहां हम देखते हैं 39A 39B 21A 21 का, है ना। तो वो क वाले, वो तो 21 है ही है, उसके अंदर 7 में जोड़ा गया, तो उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। ये आया था 1973 में वाद आया था, केरल में था। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए तो मैं अच्छा सा फ़ोन ले लूँ और फिर अब आपको अच्छे से सारे वीडियो दे दूँ मैं। भारत के उच्च न्यायालय में, ये RS परी 2021 में आया था, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही कर्म क्या है? ये 2021 में आया था, इनका कर्म पूछा गया था। कई बार पूछा जाता है कर्म, आपको पता हो तो आपको यहाँ याद रखना। 2021 में पूछा था कर्म, तो ये 2014 से 15 तक रहे थे दत्तू। तीर्थ सिंह ठाकुर रहे थे 2015 से 17 तक। जगदीश सिंह खेरर, ये 17 में ही रहे थे। फिर आए दीपक मिश्रा 17 में से 18 तक, और रंजन गोगोई 2018 से 2019 तक रहे। शरद अरविंद बोबड़े ये रहे 2019 से 21 तक रहे। उसके बाद आए NV रमन जो 21 से 22 तक रहे। UU ललित ये रहे हैं 2022 से 22 तक ही रहे, यानी कि 27 के बाद 8वें महीने के बाद 9 10 11 3 महीने तक ही रहे हैं। फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़, कौन थे? DY चंद्रचूड़ रहे 2022 से। लेकिन अब इनके बाद कौन है, उनका कर्म मैं बता दूं, मैंने जल्दी में लिखे हैं। 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। 51वें संजीव खन्ना। 52वें भूषण रामकृष्ण गवई, ये अभी कंडक्टर परिचालक का हुआ था ना रोडवेज में, वहाँ आया है और वीडियो में भी आया है। भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई कह दो या भूषण रामकृष्ण गवई कह सकते हो। 53वें सूर्यकांत है जो 24 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे, अभी की नहीं है, अभी आज हुआ है 7 या 7 नवंबर है, लेकिन 24 नवंबर को ये पद ग्रहण करेंगे और ये इस्तीफा देंगे भूषण रामकृष्ण गवई, याद रखना। तो कर्म इनका याद रखना, 50 से लगाकर 53 तक मैंने कर्म बता दिया है। DY चंद्रचूड़ है ना, इनका पूरा नाम याद रखना, ये रहा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और 49वें कौन थे? यू थे, UU ललित। 48वें ये रहे, है ना। इस तरह से आप इनको कर्म रखना, कम से कम यहाँ से याद कर लोगे तो ये भी काफ़ी है। और यहाँ जो पूछा गया था कौन थे, जहाँ प्रथम HL दत्तू हैं वो ही हैं, क्योंकि 42वें HL दत्तू, और HL दत्तू के बाद है ठाकुर, क्योंकि ठाकुर इसके बाद ही हुए हैं, और फिर जगदीश खेर भी इन्हीं के बाद है। तो इन तीनों का ही कर्म पूछा था, 42 43 और 44 का, यहाँ तक पूछा था, इनको याद रखना। ये रहा देखो, और मैंने आपको बताया है कि सबसे कम जो कार्यकाल किसका है, ये रहा सबसे कम कार्यकाल किसका, सिर्फ 17 दिन है, वो है कमल नारायण सिंह का है। किसका है? कमल नारायण सिंह का है। और ये 4 राइट है, HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश खेरर, याद रखना। दत्तू, ठाकुर और खेरर ये तीनों का कर्म है। और उसके बाद नए आपको याद रखने हैं, तो ये ललित को याद रखना, U ललित या धन YV DY चंद्रचूड़, UU ललित चंद्रचूड़, उसके बाद संजय खन्ना, उसके बाद गवई, और उसके बाद सूर्यकांत। अभी सूर्यकांत होंगे जो 24 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। ये पर्सन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वापस से भर्ती है, और दिसंबर में एग्जाम में GK के वगैरह, हिस्ट्री वगैरह के असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायीकरण भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं 136 आते हैं। क्या अनुच्छेद है? 136 का पूरा डिटेल से यहाँ देखो तो मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाजत है, 136 दिया हुआ है। और मैंने बताया था आपको कि अभिलेख न्यायालय में कौन सा अनुच्छेद आपको पता है? 129, याद रखना, क्योंकि एक तो अभिलेख न्यायालय, एक अपीलीय न्यायालय, और एक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, कोरम पूरा करने के लिए होती है, वो 127 में। तो इन 4-5 अनुच्छेद ही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आपको याद रखने हैं। ये URO में आया था। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये हम सबको पता है, संसद इनके वेतन भत्ते भी निर्धारित करती है, 3री अनुसूची में आते हैं। और एक मैं पॉइंट ये बता दूं कि संसद है ना, यही सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। संसद के द्वारा ही इनकी आयु सीमा या इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जो 65 वर्ष है, या तो
5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी दोनों में से हो जाए उनका ये जो इनका कार्यकाल होता है ये 124 भाग 2 में है। 124 अनुच्छेद भाग 2 में है। अनुच्छेद का 2 भाग है, जिसका 124(1) 124(2) है ना, तो उसके अंदर दिया हुआ है। संसद ने ही तय किया है। 15वें संविधान संशोधन 1963 में आया था। वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो आयु सीमा या इनकी कितनी आयु या कार्यकाल होना चाहिए, तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये संसद करती है। इनके सदस्य संख्या आपको बता दूं 2019 में ही 33 + 1 34 हुई है, इससे पहले 31 थी। अभी हमारे यहाँ अजान हो गई है, मैं मोमेंट दूँ, अब वीडियो पूरा करती हूँ। नेक्स्ट बार में होगा तो और मैं MCQ कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।